नमस्कार। आज हम एक ऐसे निवेशक के फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे जिनका नाम लगभग हर कोई जानता है, वॉरेन बफेट। जी। हमारे पास वॉरेन बफे की निवेश रणनीति को समझना शीर्षक वाला डिजी रिच लर्निंग का एक लेख है, जो ओमाहा के ओरेकल कहे जाने वाले बफेट के तरीकों पर रोशनी डालता है। और उनकी कामयाबी वाकई देखने लायक है ना? मतलब दशकों से लगातार बेहतर प्रदर्शन करना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि उनकी रणनीति, जैसा आपने कहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है, जैसे सरलता, अनुशासन और हाँ, लंबे समय का नजरिया। हाँ, ये लेख भी यही कहता है कि ये सिर्फ शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर दांव लगाने जैसा नहीं है। तो चलिए इस लेख के जरिए बफेट की सोच की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से होती है? लेख के मुताबिक सब कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग से शुरू होता है। ये तो उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा था, है ना? अच्छा। उनके लिए देखिए, शेयर खरीदना किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं। ये सोचिए अपने आप में सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये बिजनेस को समझने का नजरिया है। और बिजनेस समझने की बात से ही उनका वो पहला मशहूर सिद्धांत याद आता है कि भाई केवल उसी में निवेश करें जिसे आप समझते हैं। हाँ। लेकिन इसे सक्षमता का दायरा या सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहता है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर आजकल जैसे हर कोई नई चीज के पीछे भाग रहा है, वहां ये थोड़ा अटपटाने लगता। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये जानने की बात है कि आप क्या नहीं जानते। बफे का मानना है कि अपनी समझ के दायरे में रहकर आप गलतियों का खतरा कम कर सकते हैं। लेख में उदाहरण भी है कि कैसे उन्होंने लंबे समय तक टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूरी बनाए रखी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें टेक कंपनियां पसंद नहीं थी या उनमें पोटेंशियल नहीं दिखता था, बल्कि उन्हें लगता था कि वे उन बिजनेस के भविष्य का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। उनकी समझ से बाहर था वो। अच्छा। इसलिए उन्होंने बीमा, कंज्यूमर गुड्स, वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जिन्हें वे गहराई से समझते थे। ये आज की जो फोमो वाली दुनिया है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके बिल्कुल विपरीत सोच है। सही कहा कि जो नहीं समझते उसमें बड़ा मुनाफा दिखने पर भी हाथ नहीं डालना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहला कदम बिजनेस समझ में आता हो, अपने सक्षमता के दायरे में हो। लेकिन सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि लेख बताता है, बफे के लिए कीमत भी उतनी ही जरूरी है। यहीं पर उनका वो आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। सही कहा आपने। बफेट बाजार में शेयर की कीमत रोज ऊपर नीचे होने पर ध्यान देने के बजाय ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का वास्तविक मूल्य क्या है। और ये मूल्य कंपनी की भविष्य में नकदी कमाने की क्षमता पर आधारित होता है। इसके लिए वो कंपनी की बैलेंस शीट, उसके मुनाफे, कर्ज, मैनेजमेंट की क्वालिटी, सब कुछ देखते हैं। अच्छा। वो ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनकी कमाई लगातार बढ़ रही हो, जिन पर कर्ज कम हो और जिनके पास अच्छा मुक्त नकदी प्रवाह यानी फ्री कैश फ्लो हो। मुक्त नकदी प्रवाह, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? देखिए, मुक्त नकदी प्रवाह यानी वो पैसा जो कंपनी के पास अपने सारे खर्चे निकालने और जो जरूरी निवेश हैं वो करने के बाद असल में हाथ में बचता है। ओके। ये वो पैसा है जिसे कंपनी चाहे तो कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करें, या शेयर धारकों को डिविडेंड दे, या फिर कारोबार को और बढ़ाने में लगा दें। ये कंपनी की असली कमाई की ताकत दिखाता है, सिर्फ कागजी मुनाफा नहीं। समझ गए। और जब बफेट किसी कंपनी का आंतरिक मूल्य आंक लेते हैं, तब वो उसे बाजार की कीमत से तुलना करते हैं। और यहीं पर बेंजामिन ग्राहम का एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका जिक्र लेख में है, सुरक्षा का मार्जिन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ये आंतरिक मूल्य से जुड़ा हुआ ही है। मान लीजिए आपने हिसाब लगाकर पाया कि किसी कंपनी के शेयर का असली मूल्य 100 रुपए है। ठीक है। तो आप उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे। बफेट उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे, वो उसे 60 या 70 यानी काफी कम दाम पर खरीदना चाहेंगे। अच्छा, मतलब डिस्काउंट पर। बिल्कुल। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है, यही आपका सुरक्षा का मार्जिन है। ये एक तरह का कुशन है, एक सेफ्टी नेट। अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत भी निकला, या मान लीजिए कंपनी के सामने कोई अचानक मुश्किल आ गई, तो भी आपके नुकसान का खतरा कम रहेगा। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सुरक्षा कवच है, आप कह सकते हैं। समझ गए। तो बिजनेस समझो, उसका असली मूल्य निकालो और फिर उसे डिस्काउंट पर खरीदो, सुरक्षा मार्जिन के साथ। लेकिन वॉरेन बफेट सिर्फ कीमत ही नहीं देखते, वो कंपनी की ताकत पर भी बहुत जोर देते हैं। लेख में आर्थिक खाई या इकोनॉमिक मोट का जिक्र है। ये क्या चीज है? आर्थिक खाई, हाँ, ये मतलब है कंपनी का वो टिकाऊ प्रतिस्पर्धी फायदा जो उसे दूसरी कंपनियों से बचाता है।
जैसे पुराने जमाने में किले के चारों ओर खाई उसे दुश्मनों से बचाती थी ना, हाँ हाँ। वैसे ही ये खाई कई तरह की हो सकती है। जैसे किसी कंपनी का ब्रांड बहुत मजबूत हो, आप सोचिए कोका कोला, लेख में इसका उदाहरण भी है, या उसके पास कोई खास पेटेंट हो, या फिर वो दूसरों के मुकाबले बहुत कम लागत में सामान बना लेती हो, या फिर सरकारी नियम कानून ही ऐसे हों कि नई कंपनी के लिए उस बिजनेस में घुसना ही मुश्किल हो। लेकिन क्या ये खाइयां हमेशा टिकी रहती हैं? आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, नई कंपनियां पुरानी स्थापित कंपनियों को रातों रात हिला देती हैं। क्या लेख इस चुनौती पर बात करता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और लेख भी इस पर बात करता है जब वो आलोचनाओं का जिक्र करता है। ये सच है कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत तेज है, और खाइयां पहले जितनी मजबूत शायद न रहें। हाँ। लेकिन बफेट उन कंपनियों की तलाश करते हैं जिनकी खाई टिकाऊ हो। वो ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल समय की कसौटी पर खरा उतरा हो, और जिनके पास अपने ग्राहकों को जोड़े रखने की ताकत हो। अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसका जिक्र लेख में है, हाँ, उसका जिक्र है। उसका ब्रांड और ग्राहकों का भरोसा ही उसकी खाई है, जो दशकों से कायम है। और शायद इसीलिए बफेट कंपनियों को लंबे समय तक, बल्कि बहुत लंबे समय तक होल्ड करने में विश्वास रखते हैं। लेख में उनकी वो मजाकिया बात भी है कि उनका पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए है। हाँ, ये उनके नजरिए का एक और अहम हिस्सा है। उनका मानना है कि अगर आपने अच्छी कंपनी सही कीमत पर खरीदी है तो उसे बस लंबे समय तक होल्ड करना है। समय के साथ कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा और शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। इसे चक्रवृद्धि की शक्ति कहते हैं ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंडिंग, यानी आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। ठीक। ये तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक टिके रहें। ये धैर्य उन्हें बाजार के रोजाना के शोर शराबे से बचाता है और अच्छी कंपनियों की ग्रोथ का पूरा फायदा उठाने देता है। ज्यादातर लोग तो शेयर के दाम रोज देखते हैं, ऐसे में सालों तक होल्ड करने के लिए कितना अनुशासन चाहिए? अनुशासन की बात आई तो उनकी वो सबसे मशहूर सलाह याद आती है, जो लेख में भी है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल होगा शायद। बिल्कुल, ये इंसानी फितरत के खिलाफ जाने जैसा है। जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है, हर तरफ उत्साह होता है, तो ज्यादातर लोग और पैसा लगाना चाहते हैं। ये हुआ लालच। हाँ। बफेट उस समय सावधान हो जाते हैं, क्योंकि कीमतें अक्सर जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। इसके उलट जब बाजार गिरता है, खबरें खराब होती हैं, डर का माहौल होता है, तो ज्यादातर लोग अपने शेयर बेचकर भागना चाहते हैं। ये हुआ डर। सही। बफेट इसी डर के माहौल में अच्छी कंपनियों को सस्ते दामों पर खरीदने का मौका ढूंढते हैं। मतलब वो तब लालची बनते हैं जब बाकी सब डरे हुए होते हैं। लेख में अमेरिकन एक्सप्रेस का उदाहरण दिया गया है 1960 के दशक का। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। तब अमेरिकन एक्सप्रेस एक बड़े घोटाले की वजह से संकट में थी। कंपनी की साख दांव पर थी, शेयर की कीमत बुरी तरह गिर गई थी, सब डर कर भाग रहे थे। लेकिन बफेट ने देखा कि संकट के बावजूद लोग अब भी अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड और ट्रैवलर्स चेक इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कंपनी के ब्रांड की ताकत और उसके मूल बिजनेस की मजबूती को पहचाना। अच्छा। उन्होंने उस डर के माहौल में भारी छूट पर शेयर खरीदे, और बाद में वो निवेश बेहद सफल साबित हुआ। ये उनके विपरीत सोच का, जिसे कंट्रेरियन अप्रोच कहते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण है। तो ये तो हुए सिद्धांत, लेकिन बफेट असल में किसी कंपनी को परखते कैसे हैं? मतलब किन चीजों पर ध्यान देते हैं? लेख कुछ खास पैमानों के बारे में बताता है। हाँ, वो सिर्फ कहानियां नहीं देखते, वो आंकड़ों और क्वालिटी दोनों पर गौर करते हैं। लेख के मुताबिक कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर वो ध्यान देते हैं। जैसे? एक तो वित्तीय सेहत, जैसा हमने पहले बात की, लगातार बढ़ती कमाई, कर्ज का कम होना और इक्विटी पर अच्छा रिटर्न यानी आरओई। हाँ। आरओई दिखाता है कि कंपनी शेयर धारकों के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। और मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह तो बहुत जरूरी है ही। ठीक है। दूसरा, प्रबंधन की गुणवत्ता, ये बहुत अहम है। क्या कंपनी चलाने वाले लोग ईमानदार हैं? क्या वे काबिल हैं? क्या वे शेयर धारकों के हितों का ध्यान रखते हैं? बफेट ऐसी मैनेजमेंट टीमों में निवेश करना पसंद करते हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। चार्ली मंगर के साथ उनकी दशकों पुरानी साझेदारी दिखाती है कि वो भरोसेमंद लोगों के साथ काम करने को कितना महत्व देते हैं। सही बात है। तीसरा, विकास की क्षमता। क्या कंपनी भविष्य में अपनी कमाई बढ़ा सकती है? लेकिन वो हवाई किले बनाने वाले मैनेजमेंट से बचते हैं। उन्हें टिकाऊ और भरोसेमंद ग्रोथ चाहिए, न कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और चौथा, उचित मूल्यांकन। जैसा हमने सुरक्षा के मार्जिन में बात की, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी भी गलत कीमत पर खरीद ली जाए तो बुरा निवेश साबित हो सकती है। बफेट सही मौके का धैर्य से इंतजार करते हैं।
और इन पैमानों पर खरी उतरने वाली कंपनियों में उनके कुछ मशहूर निवेश रहे हैं जिनका जिक्र लेख में है, जैसे कोका कोला, एप्पल। हाँ, कोका कोला का निवेश 1980 के दशक का है। वो उनके ब्रांड, वैश्विक पहुंच और स्थिर नकदी प्रवाह पर आधारित था। एप्पल का निवेश हालिया है और दिखाता है कि बफेट जरूरत पड़ने पर अपनी सोच बदल भी सकते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। शुरू में टेक से दूर रहने के बाद उन्होंने एप्पल की इकोसिस्टम, ग्राहक निष्ठा और जबरदस्त वित्तीय ताकत को पहचाना। अमेरिकन एक्सप्रेस की बात हम कर चुके हैं, और गाइको बीमा कंपनी, जो उनके पसंदीदा बीमा क्षेत्र से है और अपने कम लागत वाले मॉडल के लिए जानी जाती है। ये सारे निवेश उनके मूल सिद्धांतों, गुणवत्ता, टिकाऊ फायदा और लंबे समय के नजरिए को दर्शाते हैं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये सब निवेश वो अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के जरिए करते हैं। लेख बताता है कि बर्कशायर सिर्फ एक निवेश कंपनी नहीं। सही बात है। बर्कशायर हैथवे खुद कई तरह के बिजनेस चलाती है। बीमा है, रेल रोड है, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बहुत कुछ। ये विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन जोखिम कम करता है। ओके। और इसकी बीमा कंपनियों से एक खास चीज मिलती है, फ्लोट। फ्लोट? हाँ, फ्लोट। ये वो प्रीमियम का पैसा है जो बीमा कंपनी ग्राहकों से ले लेती है, लेकिन क्लेम का भुगतान करने में कुछ समय लगता है। इस बीच ये पैसा, जो तकनीकी रूप से दूसरों का है, बर्कशायर के पास रहता है। बफेट इसी फ्लोट को बड़ी समझदारी से निवेश करके और पैसा कमाते हैं। अच्छा। ये बर्कशायर की सफलता का एक बड़ा राज है, जो उन्हें लगातार निवेश के लिए पूंजी देता रहता है। तो ये सब जानने के बाद एक आम निवेशक के लिए क्या सबक हैं? क्या हम इन रणनीतियों को अपनी छोटी निवेश यात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही इस लेख का मकसद भी है शायद। बफेट के सिद्धांत बड़े पैमाने पर काम करते हैं, लेकिन उनके मूल तत्व हर निवेशक के लिए उपयोगी हैं। लेख कुछ बातें बताता है। जैसे कि? पहला, सीखें और समझें। अपना सक्षमता का दायरा बनाएं। जिन चीजों को आप नहीं समझते, उनसे दूर रहें, चाहे कितना भी आकर्षण क्यों ना हो। थोड़ा समय निकालकर कंपनियों के बिजनेस और फाइनेंस को समझने की कोशिश करें। ये जरूरी है। दूसरा, गुणवत्ता चुनें। मजबूत फंडामेंटल्स, टिकाऊ प्रतिस्पर्धी फायदे यानी आर्थिक खाई और ईमानदार मैनेजमेंट वाली कंपनियों पर ध्यान दें। शॉर्टकट या टिप्स के पीछे ना भागें। तीसरा, धैर्य रखें। निवेश को एक लंबी दौड़ समझें, स्प्रिंट नहीं। बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। चक्रवृद्धि का जादू तभी दिखेगा जब आप टिके रहेंगे। और चौथा, अनुशासित रहें। अपनी भावनाओं, डर और लालच को काबू में रखें। सोच समझकर निवेश योजना बनाएं और उस पर कायम रहें। दूसरों की देखा-देखी या घबराहट में फैसले ना लें। और आखिरी, कीमत पर ध्यान दें। अच्छी कंपनी भी गलत कीमत पर बुरा सौदा हो सकती है। हमेशा मूल्यांकन देखें और सुरक्षा का मार्जिन रखकर ही खरीदारी करें। ये तो बहुत अच्छी और काम की बातें हैं, लेकिन क्या इस रणनीति की कोई कमियां या आलोचनाएं भी हैं? क्योंकि आजकल बाजार बहुत बदल गया है। हाँ, कमियां तो हर चीज में होती हैं, और लेख में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है। कुछ आलोचक कहते हैं कि आज की तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी केंद्रित दुनिया में जहां नई कंपनियां पुरानी कंपनियों को तेजी से चुनौती देती हैं, शायद बफेट का तरीका उतना कारगर न रहे। उनकी आर्थिक खाइयां शायद उतनी सुरक्षित ना हो जितनी पहले थी। टेक्नोलॉजी शेयरों में देर से आने पर भी सवाल उठे थे, हालांकि एप्पल का निवेश सफल रहा। हाँ। और जैसा हमने कहा, इसके लिए जिस धैर्य और अनुशासन की जरूरत है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। ये रणनीति अक्सर बड़ी स्थापित कंपनियों पर ज्यादा फिट बैठती है, जिससे शायद छोटी, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के मौके छूट जाएं। तो कुल मिलाकर वॉरेन बफेट की निवेश यात्रा अनुशासन, धैर्य, बिजनेस की गहरी समझ और तर्कसंगत सोच का एक शानदार उदाहरण है। ये फैंसी फॉर्मूलों के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छी कंपनियों को पहचानने, उन्हें सही कीमत पर खरीदने और फिर लंबे समय तक साथ निभाने के बारे में है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि निवेश में असली सफलता अक्सर बाजार के पीछे भागने या जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने से नहीं मिलती। ये गुणवत्ता, मूल्य और सबसे बढ़कर समय देने के बारे में। बफेट के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वो इंसानी स्वभाव और बिजनेस के बुनियादी नियमों पर आधारित हैं, जो बदलते नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें अपनी जरूरत और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ढालना जरूरी है। हर कोई बफेट नहीं बन सकता, लेकिन उनके सिद्धांतों से सीख जरूर सकता है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है। बफे की कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा उनकी इंसानी भावनाओं, डर और लालच को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता रही है ना? मतलब वो उसका शिकार नहीं बने। हाँ, बिल्कुल, भावनात्मक अनुशासन।
पर अब जैसे जैसे एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश के फैसले लेने में ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं, क्या भविष्य में भी ये भावनात्मक समझ और मानवीय परख उतनी ही अहम रहेगी या मशीनें इसे बेहतर कर पाएंगी? ये सोचने वाली बात है।